नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की बड़ी रेड। टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई। बता दें कि 10 से ज्यादा राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की। 100 से ज्यादा संदिग्ध पूरे इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। बता दें कि वहीं कई लोग हिरासत में भी हैं। राजस्थान से एनआईए ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं उदयपुर से 2 और बारात से 1 संदिग्ध गिरफ्तार है। पीएफआई मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बैठक की है। एनएसए समेत कई अधिकारी बैठक में शामिल हुए हैं। ये 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये वो राज्य हैं जहां पर एनआईए और ईडी की कार्रवाई देखने को मिली। दिल्ली, महाराष्ट्र, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी, इंदौर, जयपुर, बारा, ये वो जगह जहां पर एनआईए ने आज बड़ी कार्रवाई की। सुबह से ही बता दें कि ये कार्रवाई जारी है। अलग अलग ठिकानों पर पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर एनआईए की ये 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पीएफआई ने एक्शन दिया। एनआईए की बड़ी कार्रवाई दिल्ली, पुणे, महाराष्ट्र, तिरुवनंतपुरम, केरल, हैदराबाद, तेलंगाना, बेंगलुरु, कर्नाटक, गुवाहाटी, असम, इंदौर, एमपी, पूर्णिया, बिहार, राजस्थान में जयपुर और बारा में भी ये पूरी कार्रवाई की गई। ये वो 10 शहर जहां आज सुबह से एनआईए की कार्रवाई जारी है। बता दें कि राजस्थान में भी एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। प्रदेश के 4 जिलों में एनआईए ने रेड मारी। एनआईए ने जयपुर, उदयपुर, बारा, कोटा में पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे। उदयपुर से 2 और बारा से 1 संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि कोटा में कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। ये राजस्थान के वो 4 शहर जयपुर, उदयपुर, बारा और कोटा, यहां एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इन 4 जिलों में एनआईए ने रेड मारी। जयपुर, उदयपुर, बारा और कोटा में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए ने छापे मारे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक प्रारंभ हुई और इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर जो महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। तमाम अधिकारी अंदर में मौजूद हैं और जिसमें कि केंद्रीय गृह सचिव और इसके साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के कई जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरह से आज पीएफआई संस्था से संबंधित सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, तो इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस महत्वपूर्ण बैठक को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर बात करें कि जिस तरह से आज तकरीबन 10 राज्यों के 106 से ज़्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, तो ये मसला बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक को अंजाम दिया जा रहा है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से पीएफआई संस्था की बात करें, जिस तरह से कई राज्यों में पीएफआई संस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जो एक कहा जा रहा था पिछले कई सालों से संदिग्ध कार्रवाई चल रही थी और जिस तरह से बाकायदा उन तमाम संदिग्ध गतिविधियों का अंजाम देखते हुए ही कि आज उन 10 राज्यों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर, ये पूरे जो ऑपरेशन है, जिस तरह से बाकायदा एनआईए और ईडी के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, तो इस पूरे ऑपरेशन को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक मॉनिटर किया जा रहा है और उचित दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो उसी का तकाजा है कि आज देख सकते हैं कि उस बैठक को यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है और कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले पर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, आने वाले वक्त में इस मामले पर कई और भी खुलासे देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी के बीच ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक हाई लेवल मीटिंग की बैठक ली। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े परिसरों में की जा रही छापेमारी और आतंकवाद के संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा की गई,
जानकारी के मुताबिक अमित शाह के साथ हाई लेवल मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक दिनकर गुप्ता समेत शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मौसम की पहली बर्फबारी हो चुकी है। इसके अलावा बारिश भी जारी है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच रुद्रप्रयाग में नेशनल हाईवे 109 को बुधवार से बंद कर दिया गया है। ऐसा लैंडस्लाइड की वजह से हुआ है। बता दें कि जिले के तरसाली गांव के पास अचानक भूस्खलन के कारण पहाड़ों से भर भरा कर मलबा नीचे गिरने लगा। इस पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। मलबा साफ होने के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में ये जो मौसम ने पलटा खाया है, ये उसका एक दृश्य आपको दिखा रहे हैं। मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा बर्फबारी के साथ ही बारिश भी जारी है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए किस तरह से कि भर भरा कर मलबा जो है नीचे आ रहा है एक पहाड़ से। लैंडस्लाइड की वजह से बता दें कि ऐसा हो रहा है। टूट भी गई। भूस्खलन के कारण पहाड़ों से भरभरा कर ये मलबा जो है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से मलबा नीचे गिर रहा है और इसी कारण नेशनल हाईवे 109 को बुधवार से बंद कर दिया गया। हम सबको हंसाने वाले कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पंचतत्व में विलीन हो गए। सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव हमेशा के लिए अब मौन हो गए हैं। आज यानी गुरुवार को राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट में किया गया। उनके परिवार वालों, दोस्तों और प्रशंसकों ने नम आंखों से राजू को विदाई दी। कुछ लोगों ने भावुक मन से राजू अमर रहे के नारे भी लगाए। राजू श्रीवास्तव को अंतिम बार विदाई देने उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री सुनील पाल, मधुर भंडारकर, एहसान कुरैशी आदि शमशान घाट पहुंचे थे। सभी ने उन्हें नम आंखों से अलविदा कहा। बता दें कि देश के जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 21 सितंबर की सुबह 10:20 पर निधन हो गया था। करीब 42 दिनों तक वो मौत से जंग लड़ रहे थे। राजू श्रीवास्तव आखिरकार अपनी जंग हार गए और 22 सितंबर को उन्हें निगमबोध घाट में मुखाग्नि दी गई और इस तरह से वो सितारा हमेशा के लिए मौन हो गया। बड़ा बुरा लग रहा है और ये असहनीय लग रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा है। काश ये अफवाह हो, काश कुछ चमत्कार हो जाए। 42-43 दिन तक जो हमने प्रार्थनाएं की, विश्वास था कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा, लेकिन सारी की सारी प्रार्थनाएं धरी की धरी रह गई। कुदरत ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय। लेकिन जब तक स्टैंड अप कॉमेडी जिंदा रहेगी तब तक राजू श्रीवास्तव जिंदा रहेंगे। राजू श्रीवास्तव अमर है। बेहद दुख, दिल यकीन नहीं कर रहा है राजू जी हमारे बीच नहीं रहे। उनको अंतिम सलाम करने बॉम्बे से आए हैं। दुखी मन है, बात करने की हिम्मत नहीं है, मगर एक कॉमेडियन को विदा कर रहे हैं तो थोड़ी सी हंसी जरूर है। उन्होंने दुनिया को हंसना सिखाया। 15 साल की हमारी दोस्ती थी विपुल जी। 2005 से हम लोग साथ में थे। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के बाद से बॉम्बे टू गोवा फिल्म हम लोगों ने साथ की थी। सुनील पाल ने एक फिल्म बनाई थी भावनाओं को समझो, उसमें हम लोग साथ थे। 10-10, 15-15 दिन शूटिंग पर साथ रहते थे। गोवा में हम लोग 20 दिन साथ रहे। बेहद अच्छे इंसान, जैसे मंच पे वैसे मंच के पीछे। वो रहता तो बहुत कुछ था, अब तो सिर्फ यादें उसके साथ बिताए हुए क्षण। बस अब तो ये है कि उसके परिवार को हिम्मत दे और उसके परिवार के साथ हजारों हास्य कलाकारों के कंधे मौजूद हैं। उनको हम कभी भी कमजोर नहीं होने देंगे। उसके परिवार वालों इस जिम्मेदारी को वो उठाए, इसका ध्यान। चलिए बढ़ते हैं आगे। और पंजाब के राज्यपाल द्वारा आज होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र की मंजूरी देने के बाद उसे वापस लेने से राज्य की सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर सुबह से ही पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई। इसके बाद आप विधायकों ने राजभवन की ओर कूच किया। पुलिस ने उनको रास्ते में रोक दिया। इस दौरान पुलिस आप विधायकों के बीच टकराव हो गया।
विधायक इसके बाद वहीं सड़क पर धरना देकर बैठ गए। दूसरी ओर भगवंत मान सरकार ने पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र अब 27 सितंबर को फिर बुलाने का फैसला किया है। देखिए, सरासर ये डेमोक्रेसी का मजाक बनाया जा रहा है, लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। जिस तरीके से, क्योंकि अगर सरकार 92 विधायक लेकर सरकार आए, पंजाब सरकार अपनी एप्लीकेशन भेजती है गवर्नर साहब के पास कि हमें सेशन बुलाना है, उसके ऊपर परमिशन आती है एंड विद इन 2 डेज के बाद जब सेशन की टर्न आती है तो उस दिन रिजेक्शन आ जाती है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? तो सीधा सीधा ये एक तरह का लोगों की फीलिंग्स का मजाक है, लोगों की डेमोक्रेसी का मजाक है। आज उसने हिंदुस्तान में ही लोकतंत्र का घान और लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। उसके रोष पे बदल आज असी हमारे बाने विधायक गवर्नर साहब को एक मंग पत्र देने जा रहे हैं, गवर्नर साहब को विरोध करने जा रहे हैं, उसका प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आज का सेशन गवर्नर की तरफ से बीजेपी ने दबाव डाल के इसको रद्द करवाया। और आज हमारी कैबिनेट की मीटिंग चल रही है और मीटिंग में जो फैसला होगा आने वाले टाइम में दोबारा तो रिपीट करके हम दोबारा सेशन रखेंगे। तो चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं। That stands united, is not at war with itself, is not angry with itself, is not full of hatred, is something that majority of Indian people appreciate and like. So that's one idea that is pushing the yatra. There are 2 other ideas that are also pushing the yatra. One is the level of unemployment that India is facing today. Devastating unemployment. And that's just not a Kerala issue, that's across the country. And the third issue is the prices, which are just skyrocketing. These are the 3 ideas that are pushing and encouraging the yatra. These ideas are interconnected. There is a link between the spreading of hatred by the BJP RSS, the concentration of capital by a chosen few, and the gross unemployment that India is facing, and the massive increase in prices that India is facing. These things are connected to each other, and the people of India and the people of Kerala are beginning to realize that. My expectation is that it will not matter which state we go to. The effect of the yatra will be the same in state after state after state, regardless of who's running that state, because there is an underlying problem now in India. And the people of India, and particularly the youth of India, are feeling tremendous pain. Rahulji, please, right in the front. Rahulji, to make this fruitful, to make your yatra fruitful, you should have traveled through UP more than 2 days. No, that was an opinion came from the CPM circle. The thing is that the yatra is a yatra that goes from one point of India to another point of India. That's the idea. And that's the way we have designed the route. We're not going to UP. We are going to UP for probably a little while. But we are, for example, not going to Bihar. We're not going to West Bengal. We're not going to Gujarat. Right? And the reason is that it is a yatra from one end of India to another end of India. That's because, frankly, we can't walk 10,000 kilometers either. Right? So there is a limit. There is a limit to sort of the route and stuff like that. Don't worry about that, because we have a view on what needs to be done in Uttar Pradesh. We have a very clear view. So don't worry about that. Yes, Rahulji, in the last press conference, I made my position very clear. Then that remains my position. I mean, I've explained it multiple times. Just take a look at the last press conference. You'll see exactly what I said.
Look, I have repeated myself many times. Take a look at the last press conference and you'll have a very good sense of what I said. Rahulji, we all know you have a national perception. So my question to you is, what is the one piece of advice you would give to those who want to contest for the office of Congress President? One piece of advice, that you are taking on a position. It's a historic position, and it's a position that defines and has defined a particular view of India. The Congress President is not just an organizational post. The Congress President is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress President should remember that he represents a set of ideas, he represents a belief system, and he represents a vision of India. Yes, the one in the blue shirt, please. Rahulji, we all know your Padayatra have a greater national perspective, but your Yatra now is in Kerala. Every day, the Kerala Congress leader is raising new issues against the state government, but not a single word against Pinarayi government in your speech in Kerala. How are you evaluating the left government in Kerala? Look, an evaluation of the left government in Kerala is better done by the leadership of the Congress in Kerala. I'm very clear what my goal is with regards to this yatra. My goal with regards to this yatra is to put across to the people of India that the hatred, the violence, and the arrogance that is now visible in our country is not good for our country. This country has a tradition of humility, of non-violence, of compassion, and that is actually the true India. The two other ideas that I'm placing on the table is the level of disparity between rich and poor in India has now reached a point of no return. The poor are suffering high prices, unemployment, and they are going through very painful times. And then there is a handful of people who have immense wealth. And my position is that this contrast is not good for India. That is what I am focusing on. Of course, as far as the left front goes, I have an ideological disagreement with them. And I have issues with how they view politics, and Kerala. नहीं, मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लियरली बता दिया था. आप थोड़ी पेशेंस रखिए, आपको पता लग जाएगा क्या होने वाला है. मेरा कम्युनिकेशन जो कांग्रेस वर्कर हैं, वो हम एक परिवार हैं. मेरा कम्युनिकेशन उनके साथ डायरेक्ट होता है, मीडिया के थ्रू नहीं होता है. तो मेरा डायरेक्ट लिंक है उनके साथ, और वो जो मुझसे पूछते हैं मैं उनको डायरेक्टली बता देता हूं. Every question is connected to that idea. Again, I have made my position clear, and I don't want to delve on this subject because you're making me answer the same question 6-7 times, right? I've made my position very clear. You can look at many such interactions that have taken place in the past. You'll get my answer. It's always been the same.
अभी तो भारत यात्री मतलब शुरू भी नहीं हुआ है, तो मतलब अभी तो क्या 300 किलोमीटर 325 किलोमीटर हुए हैं। ये इसको आप भारत यात्री नहीं कह सकते, इसको आप पता नहीं 5-6 डिस्ट्रिक्ट के यात्री कह सकते हो। तो लेट्स सी एज इट गोज अलोंग। यही सवाल आप मुझसे 110 दिन बाद पूछिए, मैं आपको बेहतर जवाब दे पाऊंगा। Supriya, no second. Supriya, please. We have to accommodate more questions, please. बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह का बयान आया है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, दिग्विजय सिंह ने ये बयान दिया है। कहा अशोक गहलोत अध्यक्ष बनेंगे तो सीएम पद छोड़ देंगे। बड़ी खबर इस वक्त क्या बता रहे, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अध्यक्ष चुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। वहीं ये भी कहा कि अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बनेंगे तो सीएम पद छोड़ देंगे। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है 24 से 30 तारीख के बीच में। ऐसी भी चर्चा है कि नामांकन कर सकते, क्या आप नामांकन के लिए तैयार है? नामांकन कर सकते हैं आप? मैं आया हूँ यहाँ पर, भारत जोड़ो यात्रा की एक मीटिंग है, इसमें हमारा कॉल सेंटर शुरू हो रहा है, उसकी मीटिंग के लिए आया हूँ। नामांकन को लेकर नहीं सवाल ही नहीं उठता। सर, ऐसी खबर आ रही है कि शशि थरूर अपना नामांकन कर सकते हैं और साथ ही साथ अशोक गहलोत भी हो सकते हैं। आप चूंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अगर दोनों को अगर आप देखें तो कोई मुकाबला दिख रहा है इसमें सर? और क्योंकि माना जा रहा है कि ऑफिशियल कैंडिडेट हो सकते हैं अशोक गहलोत। ये सीक्रेट वोटिंग होता है, मैं अपना मत क्यों दूँ? तो वो लागू होना चाहिए, होगा। तो वो चुनाव लड़ेंगे अगर मान लिया अशोक गहलोत, तो उनको ऐसा नहीं, अध्यक्ष पद प्राप्त करने के बाद ही फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव लड़ना से तो किसी को रोका नहीं जा सकता ना। ये तो रेजोल्यूशन है उदयपुर का, और मैं तो जानता हूँ अशोक गहलोत जी को, वो कुर्सी के भूखे नहीं हैं, त्यागी पुरुष है। और हमारी मित्र मंडली में तो हम उनको गांधी जी खुद ही कहते हैं। हम महात्मा गांधी के प्रचार, उन्होंने जो विचारधारा का प्रचार किया है, सादगी और ईमानदारी का, उसके प्रतीक है। दिग्विजय सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी रवि से। रवि, क्या कुछ जानकारी है कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर? एक बार फिर से ये बड़ा बयान सामने आया है दिग्विजय सिंह की तरफ से। बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में दिग्विजय सिंह ने बोला है कि एक तो पहले वो चुनाव नहीं लड़ रहे, नामांकन नहीं करने वाले हैं। दूसरा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि अशोक गहलोत चुनाव लड़ने वाले हैं तो उसको उनकी क्या प्रतिक्रिया, तो बोले उनकी अपनी निजी राय है और ये वोटिंग जो होती है उस वोटिंग को लेकर किसी के बारे में बता नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात उन्होंने जरूर दोहराई और ये कहा कि चुनाव में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू होगा, जो कि उदयपुर डिक्लेरेशन का है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या अगर अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बनते तो ऐसे में क्या राजस्थान की मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ेंगे, तो उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए कहा कोई त्यागी पुरुष है और उनको कुर्सी का मोह नहीं है। तो एक संकेत भी दिया है कि अगर अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़कर अगर जीत कर आते हैं तो ऐसे में वो राजस्थान की मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ सकते हैं। जहां तक ये कयास लगाया जाता है कि दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं, उसको उन्होंने साफ तौर पर खंडन किया और कहा कि वो दिल्ली निजी कारणों से आए, भारत जोड़ो यात्रा की बैठक भी थी लेकिन निजी कारण से दिल्ली आए और उनका नामांकन करने का कोई विचार नहीं है। जी रवि, मतलब दिग्विजय सिंह के इस बयान से ये कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर ऐसा कहा कि अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बनेंगे तो सीएम पद छोड़ देंगे, यानी कि अध्यक्ष पद की रेस में अभी भी अशोक गहलोत सबसे आगे। बिल्कुल, देखिए जो मुलाकात का दौर चला है, जिस तरह से कल अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, आज कोचीन में वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे 2 बजे के बाद, तो ये मान के चला जा रहा है कि एक ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पर अशोक गहलोत होंगे। जहां तक ये सवाल उठ रहे थे कि क्या वो मुख्यमंत्री कुर्सी भी रखे रहना चाहते हैं, तो सूत्र ऐसा बता रहे कि वो चाहते हैं कि करीब दिसंबर तक उनके पास मुख्यमंत्री कुर्सी रहे। हालांकि ये फैसला आलाकमान को लेना है, लेकिन संकेत जिस तरह के बयान लीडर्स के आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उदयपुर चिंतन शिविर में जो प्रस्ताव पास किया गया था कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू होगा, उस सिद्धांत को देखा जाएगा
हालांकि इससे जब मधुसूदन मिस्त्री जो कि कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण के चेयरमैन, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, ये प्रस्ताव इस पर लागू नहीं होता है। तो दो तरह की जो वर्जन है वो जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन ये कहा सकता है कि अशोक गहलोत मनाने गए राहुल गांधी को। अगर आज राहुल गांधी नहीं मानेंगे तो ऐसे में अशोक गहलोत 26 तारीख को अपना नामांकन कर सकते हैं। जी चलिए रवि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।